मित्रों, आज सत्यम जयते फ्रंट की ओर से मैं एक बहुत ही सेंसिटिव मामले के ऊपर विचार रखकर आप सबों को परिचित कराना चाहता हूं। मेरे विचार सिर्फ जनता के लिए नहीं हैं, बल्कि मेरे विचार जो नीति निर्माता हैं, अभिभावक हैं, उन सबों के लिए है। आज कुछ दिनों से देश के या विश्व के युवा को जेन जी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। तो मैं जेन जी तो नहीं कहूंगा, मैं उन्हें देश का युवा कहूंगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री या हमारे नीति निर्माता हमेशा गर्व करते हैं कि दुनिया के देश बूढ़े हैं या बूढ़े होते चले जा रहे हैं, लेकिन भारत नौजवान है और 25-30 सालों तक और नौजवान रहेगा। आखिर नौजवान और जवानी एक किस बात की द्योतक है? तो वास्तव में जवानी जोश का नाम है, जवानी क्रिएटिविटी का नाम है, जवानी कुछ कर गुजरने का नाम है। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ शारीरिक रूप में और पैदा ले लेने से देश की जनसंख्या में अगर जवानों की संख्या बहुत अधिक है, तो इसका मतलब नहीं होता है कि वह देश क्रिएटिविटी से पूर्ण परिपूर्ण है। आज का मतलब होता है कि जिसे हम जवान कहते हैं, वास्तव में उसे सक्षम होना चाहिए। और यह सक्षमता कहां से आती है? यह सब सक्षमता बौद्धिक होती है, स्किल्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक सिर्फ नौजवान देश में रहेंगे और उनकी संख्या हम गिनाते रहेंगे, इससे देश की तरक्की नहीं होगी, बल्कि देश में समस्या बढ़ती जाएगी। तो देश की समस्या से निदान मिले और हमारी जो तमन्ना है कि हम विश्व की प्रथम आर्थिक शक्ति या प्रथम शक्ति बने और हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करें, यह तभी संभव है जब हमारे नीति भी उसी अनुसार बने कि हम अपने नौजवानों को सक्षम बना सकें। आज यह बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि वास्तव में देश में नौजवानों की संख्या है कितनी, इसके अंतर्गत हम 15 वर्ष से 29 वर्ष के आयु के लोग को रखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस वर्ग में आने वाले 27% से अधिक लोग हैं जिनकी संख्या 40 करोड़ से अधिक है। यह संख्या
तो कुछ बड़े देश से चीन वगैरह को हटा दिया जाए, वैसे भी विश्व में 1/6 पॉपुलेशन अकेले हिंदुस्तान का है। और जेन जी को अगर जोड़ा जाए तो हिंदुस्तान में अगर वो 27% हैं, तो आप सोच सकते हैं कि विश्व के लेवल पर अगर ये कितना डोमिनेट कर सकते हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था हमारे निर्यात पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम अपने श्रम शक्ति का व्यापार कर रहे हैं। हम अपने स्किल्ड अनस्किल्ड लोगों को जो विदेश चले गए हैं, तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी का सबसे ज्यादा प्रभाव आज देश में है। उनके पैसे भेजे से देश के खजाने आज रिच माने जाते हैं। लेकिन ये हम अनपढ़ और अनस्किल्ड लोगों को ही ज्यादा विदेशों में भेजते हैं। ऐसा क्यों है? क्या हिंदुस्तान में इसके बारे में सोचा गया कि जिस 40 करोड़ को हम अपनी युवा शक्ति मानते हैं, हम गौरव करते हैं कि हम सारे विश्व की सेवा हम कर सकते हैं, हम उनको स्किल प्रदान कर सकते हैं और सेवा प्रदान कर सकते हैं। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योग अगर कोई है तो वह सेवा क्षेत्र का जो उद्योग है। विश्व में हम सबसे बड़े सेवा क्षेत्र के लोग माने जाते हैं, जो सेवा प्रदान करने वाले हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जेन जी से या देश की युवा शक्ति से सरकार इतना भयभीत है कि इनको हम उचित शिक्षा, उचित स्थान नहीं पा रहे हैं। इसलिए अगर इनका दिमाग बिगड़ा या कोई ऐसे तत्व सामने आ गए जो इनको आंदोलन के रास्ते पर खड़ा कर दे, तो देश के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि देश के 40 करोड़ युवाओं को अगर हम एक वर्क फोर्स के रूप में अगर देखना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसी शिक्षा नीति बनानी पड़ेगी जिससे 40 करोड़ लोग कुशल श्रमिक या कुशल प्रावैधिक रूप में हो सकें। लेकिन मैं आंख खोलने वाला कुछ आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतवर्ष में वास्तव में हो क्या रहा है। हम कितने लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको स्किल बनाया जाए, वो कुछ कर सकें, तो हम उस दिशा में बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। बल्कि हमने युवाओं के लिए एक चक्रव्यूह रच दिया है और उस चक्रव्यूह में वो अपनी पूरी जवानी जो है व्यतीत कर देते हैं, इस आशा में व्यतीत करते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथे रोज हमें अवसर मिलेगा कि हम अपने आप को सक्षम साबित कर सकेंगे
और अपना हम जीवन को सुधार सकेंगे। वास्तव में विश्व में दो व्यवस्थाएं हैं, दो तरह के लोग, दो तरह से काम किए जाते हैं। एक है प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन और एक है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन का मतलब होता है कि उस सिद्धांत को अपनाया जाए कि हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे चटनी कर दें, तो इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। और दूसरा प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है कि हम योग्यता को तरजीह दें, योग्य व्यक्तियों को हम खोज कर लाएं, उनसे बार्गेनिंग करें कि वो हमारे यहां चलें, हमारे उद्योग में चलें, हमारे सरकारी महकमे में चलें, जनता के बीच में जो है उद्योग स्थापित करें। तो इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन है ये। तो हम हिंदुस्तान में आज तक आजादी के बाद से प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के आधार पर काम कर रहे हैं। हम न केवल हम युवाओं को परेशान कर रहे हैं, बल्कि हम उन तमाम परिवारों को परेशान कर रहे हैं जिनके घर में युवा है। वो चाहते हैं कि उनका युवा सक्षम बन जाए, पढ़ लिख जाए, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ले, कुशल श्रमिक बन जाए, कुशल व्यक्ति बन जाए। इस प्रयास में वो पूरी जिंदगी बिता दे रहे हैं। और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आज शिक्षा हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा व्यवसाय है। अगर प्रत्येक परिवार अगर परेशान है, तो वह परेशान है कि वह अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था कैसे कर सके। खेत, जमीन, कर्ज, गहना, बर्तन सब बेचकर वह बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है और पढ़ाने में लगा हुआ है। तो ये आंकड़े दर्शाएंगे कि वास्तव में देश में क्या हो रहा है। अगर आप देखें तो हम पाते हैं कि प्रतिवर्ष, हम नीचे प्राथमिक अर्हता की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिवर्ष पूरे देश में +2 10+2 करने वाले बच्चों की संख्या प्रतिवर्ष देश में 1,60,00,000 से अधिक है। अर्थात 1,60,00,000 लोग इस चक्रव्यूह में फंसे हुए रहते हैं प्रत्येक वर्ष कि वो जो हिंदुस्तान में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं में के माध्यम से वह कोई स्थान प्राप्त कर सके, कोई उचित शिक्षा प्राप्त कर सके, जिसको आप टेक्निकल एजुकेशन, जिसको आप स्किल्ड एजुकेशन कहते हैं, वो प्राप्त कर सके। उसके बाद अगर वह पास भी कर जाता है तो फिर उसके मेरिट को नकारते हुए फिर उसे प्रतियोगिता में बैठाया जाता है। तो यह चक्रव्यूह है। पहला चक्रव्यूह है उसके लिए कि बोर्ड का एग्जामिनेशन पास करो। दूसरा चक्रव्यूह है कि कोचिंग संस्थानों में जाओ। तीसरा चक्रव्यूह है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट या अन्य संस्थाओं में जाने के लिए जो है
उसके प्रतियोगिता परीक्षा में बैठो। आज निफ्ट की बात हो रही है, क्यों ऐसी बातें उठ रही है? 25-25 लाख छात्र बैठते हैं परीक्षा में और वो उसका पेपर लीक की बातें आती है। ये शर्म की बात है कि हम पढ़ना चाहते हैं और आप हमको कहते हैं कि हम आपको इलिमिनेट कर देंगे। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, उतने स्कूल और कॉलेज होनी चाहिए जितने पढ़ने वाले छात्र हैं। हमारे देश के आर्थिक स्थिति के अनुसार उसमें जो है फीस होना चाहिए जिससे हम उसका फीस वहन कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, अब तक नहीं हो पाया है। मैं अपनी बात बताता हूं, अपने समय की बात बताता हूं कि जब मैंने पास किया था मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी, तो उस समय इंजीनियरिंग मेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन होता था, बोर्ड के मार्क्स के आधार पर एडमिशन होता था। कोई हम लोग ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते थे, बोर्ड का एग्जामिनेशंस देते थे। उसमें जिस लड़के को एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा मार्क्स आता था उसका फर्स्ट प्रेफरेंस था इंजीनियरिंग में जाए, दूसरा प्रेफरेंस था मेडिकल में जाए, तीसरा प्रेफरेंस था एग्रीकल्चर में जाए। इस प्रकार से वो सारे लड़के जो है सिर्फ एक एग्जामिनेशन देकर, जिसमें गार्जियन को सिर्फ घर में रखकर अपने बच्चों को पढ़ाकर ये अवसर मिलता था कि वो अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बना सके। लेकिन आज स्थिति पलट गई है। आज बहुत गिने चुने संस्थान रह गए हैं जो 10+2 के मार्क्स के आधार पर, सिर्फ एक प्रतियोगिता परीक्षा के मार्क्स के आधार पर कुछ सिलेक्टेड एडमिशंस करते हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हम पाते हैं कि हम बराबरी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि सबों को समान शिक्षा का अधिकार है। इसके लिए राइट टू एजुकेशन भी आया। हम क्या वास्तव में सामान्य शिक्षा को प्राप्त कर सके हैं? क्या सामान्य शिक्षा हम दे सके हैं लोगों को? इसको देखना पड़ेगा। तो इसको अगर आप देखते हैं, हम देखते हैं, तो पाते हैं कि शिक्षा के जगत में भी असमानता है। यूं तो कहा गया है कि शिक्षा की व्यवस्था पूर्णतया सरकार के द्वारा संपादित होनी चाहिए, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि स्कूली शिक्षा में सरकार की भागीदारी 60% है और 40% गैर सरकारी शिक्षण संस्थान स्कूल शिक्षा देते हैं। अगर यही बात आप कॉलेज एजुकेशन में चले जाइए तो 60 से 70% शिक्षा जो है वो प्राइवेट संस्थानों में मिलता है और 30% या से 40% शिक्षा जो है सरकारी संस्थानों में मिलता है। मेडिकल इंजीनियरिंग में चले जाइए तो मेडिकल में अधिक कॉलेज सरकार के हैं, लेकिन कम कॉलेज गैर सरकारी हैं। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अगर इंजीनियरिंग में चले जाइए तो ज्यादा कॉलेज प्राइवेट हैं, कम कॉलेज सरकार के हैं। मैनेजमेंट में चले जाइए तो ज्यादा कॉलेज प्राइवेट हैं, कम कॉलेज सरकार के हैं। तो आप देख रहे हैं
कि जैसे जैसे शिक्षा में अधिक खर्च की आवश्यकता है, अधिक कुशलता की जहां आवश्यकता है, वहां वहां सरकार पीछे हट रही है या पीछे चली गई है। दूसरी बात है कि अगर आपने यह सोच लिया है कि शिक्षा दोनों ही क्षेत्र में रहेगा, सरकार या गैर सरकारी क्षेत्र में रहेगा, तो अच्छी बात है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट और प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट और पढ़ाई और फीस में भी तुलना होनी चाहिए, और उसके आधार पर इक्वल कंपटीशन होगा, तभी हम इन नौजवानों के प्रति न्याय कर सकेंगे। क्या कारण है कि आज गार्जियन सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाह रहे हैं? वो किस तरह से सरकार प्राइवेट स्कूल में फीस अदा करते हैं, इसका लोगों को अनुभव नहीं है। मैं बता सकता हूं कि वह मजदूरी का काम मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में, बेंगलोर में करता है, और महीने में फीस वह गांव में आकर अपने बच्चों को अदा करना चाहता है, लेकिन नहीं कर पाता है। तो ये स्थिति है। सरकार उनके साथ भेदभाव बरत रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप सुन लें कि सरकार जो है प्रति बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रति वर्ष सरकारी खजाने से 4,000 रुपया खर्च करती है। यह सरकारी स्कूलों का खर्च है, मैं आपको बता रहा हूं। वहीं गैर सरकारी स्कूलों में प्रति वर्ष प्रति बच्चे 12,000 से लेकर 25,000 रुपया सालाना खर्च करते हैं। देखिए, सरकार जिसे पूरे शिक्षा का वहन करना चाहिए था, तो 60% तक कर रही है। रिजल्ट का कंपैरिजन किया जाता है तो दोनों में असमानता आती है। तो मुझे यह कहना है कि यह कौन सा बराबरी का अवसर है, या बराबरी के सिद्धांत के आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसलिए इसे सरकार या नीति निर्माता नोट करें कि अगर यह स्वतंत्र कर दिया जाए कि जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उसी स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन सरकार अगर 4,000 रुपये प्रति बच्चे अपने स्कूल में खर्च करती है, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले अभिभावकों को भी अगर उनका बच्चा प्रति बच्चा पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो उनको 4,000 रुपया प्रति वर्ष अनुदान दिया जाए, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हो सके और मजदूरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे भी ये समानता के आधार पर ये आए। ऐसा ना हो कि करोड़पति का बच्चा जो पढ़ रहा है स्कूल में, उससे वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सफर करे कि अमुक बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूं। इससे मुक्ति नहीं मिल जाएगी कि उसे अपना खर्च और नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4,000 रुपया भी अगर आप देते हैं और वह 10,000 रुपया अगर साल में खर्च करता है फीस में, 20,000 खर्च करता है,
तो उसे 6,000 या 16,000 रुपया और भी अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि यह एक चक्रव्यूह रच दिया गया है। इस चक्रव्यूह में हम किस प्रकार से अपने युवा को फंसाकर हम लोगों ने रख छोड़ा है। अब इसी तरह का अंतर मैंने पहले आपको बता दिया। जब आप उससे हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं, कॉलेजेस की ओर जाते हैं, तो अधिक कॉलेज जो है वो गैर सरकारी हैं। 60 और 40 का अंतर है, या 70 और 30 का अंतर है। 70% गैर सरकारी हैं और 30% सरकारी हैं, या 60% गैर सरकारी हैं और 40% सरकारी हैं। वहां आप फीस का अंतर देख लीजिए। सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजेज में सरकार प्रतिवर्ष 10,000 से 25,000 रुपया प्रति छात्र खर्च करती है, और यह मुफ्त की शिक्षा भी नहीं देती है। और उनसे फीस जो है वो प्रति वर्ष जो है 1,000 से लेकर 5,000 रुपया तक वसूलती है। तो आप देखते हैं कि यहां चाहे फीस की मात्रा कम हो, लेकिन सरकार मुफ्त शिक्षा नहीं देती है, फीस लेती है। वही बच्चे अगर प्राइवेट सिंपल ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में की बात मैं कर रहा था, अगर जाते हैं तो उनको सालाना फीस 20,000 से 40,000 रुपया देना पड़ता है। तो आप देखिए कि यह कैसा चक्रव्यूह है। आप यहां 30% बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, और 70% के ऊपर जनता स्वतः खर्च वहन कर रही है। इसका मतलब है कि जिसका पास पैसा नहीं है उसका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो ड्रॉप आउट हो गया है, वो पढ़ने की स्थिति में नहीं है। तो यहां भी सरकार को उसी अनुसार से जितना वह अपने बच्चों पर खर्च करती है, 10,000 से 25,000 रुपया सालाना, उतना एक बच्चे पर वह प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले गार्जियन को भी अनुदान दे कि वो अपने बच्चे को और पैसे मिलाकर वो फीस अदा कर सकें। तो यहां भी भेदभाव है। यहां भी जेन जी के लिए कैसा चक्रव्यूह है, ये आप समझ लीजिए कि इसको तोड़ना जो है, इसको कौन समझ पा रहा है। अगर हम आते हैं कुछ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जो 10वां और 12वां पास करने के बाद जाते हैं लोग, जैसे नर्सिंग जैसे का एक एग्जाम्पल देते हैं। इस ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका फीस प्रति वर्ष है प्राइवेट में 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया। तो अगर हम स्किल्ड भी बनना चाहते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है, और आपकी संस्थानें नहीं है कि जो हमारा एडमिशन ले सके, जहां हम पढ़ सकें। अब मैं आता हूं तकनीकी शिक्षा के बारे में। तो तकनीकी शिक्षा में क्या आया? जैसे इंजीनियरिंग आया, मेडिकल आया, मैनेजमेंट आया, आईटी आया, जो पॉलिटेक्निक आया, ये सारी चीजें जो हैं। तो अगर हम जानना चाहते हैं तो हम ये जानें कि इंजीनियरिंग या कॉलेज में जो है तकनीकी बीटेक की जहां पढ़ाई हो रही है, वहां जो है सरकार प्रति वर्ष प्रति छात्र पर 5 लाख रुपया खर्च करती है प्रति वर्ष, और फीस भी वसूलती है 2 से 2.5 लाख रुपया तक। मतलब वहां भी आपको सब्सिडाइज एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है, फीस भी आपसे लग रही है।
तो आप देख रहे हैं कि ये चक्रव्यूह भी है कि आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास किसी प्रकार का स्कॉलरशिप सरकार ने नहीं दे रखा है, तो आप जो है शिक्षा जो है ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप में कितना भी मेरिट हो, आप उसमें नहीं आ सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं कि प्राइवेट अगर कॉलेज में अगर वही बच्चा जाता है, तो वो बच्चा जाता है, वो 70,000 से लेकर 1,00,000 रुपया तक वार्षिक फीस देना पड़ता है उसको। सालाना फीस देना पड़ता है, महीने के फीस देना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे चक्रव्यूह में हम फंसे हैं। और आप सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात आपको आएगी, हम लोग को आश्चर्य लग रहा है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए मार होता था, और आज स्थिति क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें भर नहीं रही है, सीटें खाली रह जाती है, एडमिशन नहीं हो पाता है। और खास करके जिसे कोर इंजीनियरिंग का विषय कहा जाता है, जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इन सारे क्षेत्रों में सीट खाली रह जाते हैं, एडमिशन नहीं होता है। और हम पैसे के अभाव में कुछ लोग जो पढ़ना भी चाहते होंगे वो नहीं जा पाते हैं। तो ये स्थिति है। अब आइए मेडिकल में, तो कहने के लिए तो सरकारी 800 मेडिकल कॉलेज हैं, और उस मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखें तो सरकार का सालाना खर्च जो है, उनके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो खर्च है, वो एक बच्चे पर 3 लाख रुपया सरकार खर्च करती है, और फीस 25,000 वसूलती है। बच्चों से भी फीस वसूलती है, अपने खर्च करती है और बच्चों से फीस भी लेती है। और वही अगर निफ्ट जिसकी आज आप बात कर रहे हैं, अगर उन 800 कॉलेजों में अगर उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, तो गैर सरकारी कॉलेज में अगर वो जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, तो उन्हें 5 से 6 लाख रुपया फीस पर मंथ देना पड़ता है, फीस। और समझ जाइए कि मेंटेनेंस कॉस्ट, खाने पीने का जो खर्च क्या होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये देखिए कि हम कौन से चक्रव्यूह में हम फंस गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम जो है जिस युवा वर्ग के जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो अब वो जहां जो चीज होना चाहिए था, सिंपल स्किल एजुकेशन देना चाहिए था, 10th के बाद देना चाहिए था। जो बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, पढ़ने से भाग रहे हैं, उनको स्किल एजुकेशन में हमको देना चाहिए था। कंपलसरी स्किल एजुकेशन देकर उनको हम स्वतंत्र कर देते, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते थे या विदेशों में भी जा सकते थे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है, अगर आप देखें तो हमको आंकड़ा भी आपको विचित्र आश्चर्य करेगा, लगेगा कि देश में सिर्फ 58% लोग ही, युवा, सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ पाते हैं। उसके बाद 42% भटक जाते हैं, उनका नाता जो है छूट जाता है, शिक्षा से नाता छूट जाता है। वो रोड मास्टर बन जाते हैं, वो श्रमिक बन जाते हैं, कुशल श्रमिक नहीं, मजदूर बन जाते हैं। इनके बारे में कौन सोचेगा?
इसके बारे में क्या नीति है? सिर्फ फ्रीबीज दे देने से, एक टाइम में किसी को फ्रीबीज दे देने से क्या यह हो जाएगा? मुझे लगता है